नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसटीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन भारत में मौर्य वंश से संबंधित कुछ प्रमुख प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसमें प्रश्नों की संख्या 15 है। और यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वह बिहार बीपीएससी का एग्जाम हो, बिहार पीसीएस जे हो या दिल्ली पुलिस हो, दिल्ली पुलिस में भी एंशियंट हिस्ट्री से कुल 6 प्रश्न आते हैं। और बिहार पुलिस में भी, बिहार दरोगा का भी एग्जाम होने वाला है, एनटीपीसी के एग्जाम में भी। और एंशियंट हिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है यह मौर्य वंश, सबसे महत्वपूर्ण। तो कुछ प्रमुख प्रश्नों को अब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए कनिष्क द्वारा, ऑप्शन बी हर्ष द्वारा, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया। तो यहाँ से कुछ हम लोग देखते हैं मौर्य वंश के बारे में थोड़ा सा। मौर्य वंश की स्थापना जो है वह किसके द्वारा किया गया? वह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। वह भारत का प्रथम ऐसा सम्राट था, वह ऐसा पहला शासक था जिसने बृहत्तर भारत पर, मतलब क्या पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित किया, और जिसका विस्तार इसने ब्रिटिश साम्राज्य में भी किया था। मतलब क्या यहाँ पर कहने का यहाँ पर यह मतलब है कि एंशियंट हिस्ट्री में, मतलब प्राचीन भारत में मौर्य वंश एक ऐसा वंश था जिसने पूरे समग्र भारत पर शासन किया, और इसने इतना अपने शासन का क्षेत्र विस्तार किया जो वर्तमान आधुनिक भारत के ब्रिटिश के शासन से भी बड़ा क्षेत्र था मौर्य वंश के पास शासन करने का। उसके समय मतलब क्या मौर्य वंश के साम्राज्य की सीमा जो है वो ईरान से मिलती थी, और भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से क्रमबद्ध भी किसने किया था? किस वंश ने? तो मौर्य वंश ने किया था। विशाख दत्त रचित मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस क्या है? तो मुद्रा राक्षस मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे। तो मुद्रा राक्षस के लेखक जो हैं यह विशाख दत्त है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया, मतलब क्या उच्च कोटि, मतलब क्या श्रेष्ठ कोटि कहा गया है। घुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पर भी टीका लिखा। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाख दत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है, जैसे देवी चंद्रगुप्तम और अभिसारिका वंचित या अभिसारिका बंधिक। मतलब क्या देवी चंद्रगुप्तम और अभिसारिका वंचिता पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हम बता सकते हैं विशाख दत्त हैं। और यहाँ से क्या मिला है? तो इन सबों से मौर्य वंश के बारे में हमें समझने का जानकारी मिला है। मौर्य वंश का मतलब आप कह सकते हैं कि नंद वंश के पतन के बाद मौर्य वंश का उदय हुआ। नंद वंश मतलब क्या? महापद्म नंद, महाक्षत्रक विनाशक जिसे कहा जाता था, जो नंद वंश के संस्थापक थे। उसी नंद वंश में 9वें शासक थे घनानंद, और घनानंद ने चाणक्य की अवहेलना की, मतलब क्या उनका एक तरह से कह सकते हैं उल्लंघन किया। मतलब क्या चाणक्य को बेइज्जत किया अपने भरे दरबार में। किसने? घनानंद ने। उसी समय चाणक्य ने ऐसा वादा किया कि मैं एक ऐसा राजकुमार बनाऊंगा, मैं एक ऐसा राजा बनाऊंगा, मैं एक ऐसा शासक बनाऊंगा कि जो पूरे भारत को अखंड भारत के रूप में बनाए और तुम्हें पराजित कर सके। और उन्होंने अपनी शिखा खोली और उन्होंने यह शपथ लिया था कि जब तक मैं तुम्हें बर्बाद नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपने शिखा बंधन नहीं करूंगा। और आगे चलकर यही हुआ। चाणक्य के द्वारा ही चंद्रगुप्त मौर्य का लालन पालन पोषण किया गया, और उनके संरक्षण में ही इनका शिक्षा ग्रहण भी हुआ। इनका सारा कार्य चाणक्य के संरक्षण में ही हुआ। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य से मतलब क्या? मौर्य वंश से आप यहाँ से यह सब थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो मौर्य वंश। कौन सा? तो मौर्य वंश। मौर्य वंश जो है ऑप्शन के अनुसार मौर्य वंश सबसे प्राचीन राजवंश है। इसका समय 321 से 184 ईसा पूर्व तक था। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की, और इसके बाद मौर्य वंश के बाद कुषाण वंश, गुप्त वंश और वर्धन वंश ने भी प्राचीन भारत पर शासन किया था। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न के चलते हैं हम लोग। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? वह है, मतलब कि किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है? वह कौन है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। विशाख दत्त। विशाख दत्त के द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इस मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र भी माना गया है। और मुद्रा राक्षस में ही सीधा यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, सीधा डायरेक्ट, कि चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहाँ कहा गया है?
तो मुद्रा राक्षस, या किसने कहा है तो विशाखदत्त ने। वह क्वेश्चन किसी तरह से बना सकता है। वृषल और कुलहीन कहाँ कहा गया तो मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है तो विशाखदत्त। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सेंड्रोकोटस किसे कहा गया था तो यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया। किसे कहा गया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य। यह सब जो नाम है, यह तीनों का नाम कौन सा, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त, यह तीनों के तीनों गुप्त वंश के शासक थे। और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। और चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ही गुप्त संवत की भी शुरुआत हुई थी। कभी किसी से पूछता है कि गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी तो 319 से 320 ईस्वी में। मतलब क्या, चंद्रगुप्त प्रथम का जब राज्यारोहण हुआ तो उसी राज्यारोहण के समय इनके द्वारा जो संवत चलाया गया उसे गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और हिजरी संवत तो 622, यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। इलाही संवत 1582, यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य किनका प्रधानमंत्री था तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधान, किसका तो चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। आपसे वो ऐसे ही प्रश्न पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे तो कौटिल्य थे। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी, जैसे अभी हम लोग देखे थे कि यूनानी लेखक जस्टिन के द्वारा सेंड्रोकोटस किसे कहा गया तो चंद्रगुप्त मौर्य को। इसी प्रश्न को वो उल्टा के पूछेगा कि सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी तो भी आंसर वही होगा, विलियम जोन्स। या वो कभी पूछे आपसे कि सेंड्रोकोटस या चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया तो जस्टिन के द्वारा किया गया। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की तो विलियम जोन्स। और किस यूनानी लेखक ने, मतलब क्या, सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को कहा तो जस्टिन के द्वारा। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। तो कौटिल्य किनका प्रधानमंत्री था, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य इतिहास में विष्णुगुप्त तथा चाणक्य इन दोनों नाम से विख्यात है। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक छत्र सम्राट बना तो कौटिल्य प्रधानमंत्री, महामंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए। यह आपसे पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधान पुरोहित कौन था या मौर्य वंश का प्रधान पुरोहित कौन था तो भी आप लगाओगे विष्णुगुप्त या चाणक्य। उन्होंने किन्होंने तो विष्णुगुप्त ने राजनीति शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की और यह भारत में राज शासन के ऊपर उपलब्ध प्राचीनतम रचना है। कौन सा तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य एज ए विष्णुगुप्त। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? चाणक्य अपने बचपन में विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। ऋषि चनक ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लेखित कौटिल्य तथा एक पदखंड में उल्लेखित विष्णुगुप्त नाम की समझता चाणक्य से की जाती है। पुराणों में उसे श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया, किसे तो चाणक्य को। प्रश्न में बचपन के नाम की बात कही गई है। चाणक्य पर विशेष अध्ययन करने वाले विद्वान ट्रॉटमैन के अनुसार चाणक्य तथा कौटिल्य नाम चाणक्य के गोत्र नाम हो सकते हैं। इसी प्रकार अनेक विद्वानों ने यह निष्कर्ष निर्गत किया कि चाणक्य तथा विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य अलग अलग व्यक्ति हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि विष्णुगुप्त जो है यह राइट आंसर होगा यहाँ पर, यह आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, तो शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है यह। अर्थशास्त्र यह नहीं है धन निष्कासन के सिद्धांत देने वाला अर्थशास्त्र नहीं है यह अर्थशास्त्र जो है यह मौर्य वंश की शासन प्रशासन की व्याख्या करता है, यह अर्थशास्त्र है। और वैसे अर्थशास्त्र के लेखक कौन है तो एडम स्मिथ। और प्राचीन अर्थशास्त्र के लेखक कौन है तो चाणक्य एज ए विष्णुगुप्त। कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत, मतलब क्या 7 अंग, एक सुदृढ़ राज्य के लिए, एक सुदृढ़ स्टेट के लिए, एक अच्छा स्टेट के लिए 7 सिद्धांत दिए थे। किसने, चाणक्य ने। क्या तो पहला राजा, दूसरा आमत्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोष, छठा दंड एवं सातवां मित्र की व्याख्या मिलती है। और अर्थशास्त्र तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी मिलती है। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि सप्तांग मार्ग किसने दिया तो चाणक्य ने दिया। कहाँ दिया तो अर्थशास्त्र में दिया था। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा है? अभी तो हम बतलाए थे। पहला कौन है? राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोष, छठा दंड, सातवां मित्र। साथ साथ बोलने का प्रयास की तब आपको याद होगा, ऐसे नहीं सिर्फ वीडियो एक बार देखने से याद नहीं होगा आपको। आप वीडियो को एक दो बार देखिए, यदि स्लो लग रहा है वीडियो तो आप 1.5 पर जाके यूट्यूब पर ऑप्शन देता है, वहाँ से आप करके देख सकते हैं आप। तो आपको यहाँ आप यदि दोहराते हैं मेरे साथ तो आपको याद वीडियो देखने के साथ ही हो जाएगा, क्योंकि जोश तो लाना होगा आपको पढ़ने के लिए। ऐसे नहीं जॉब होने वाला है, जब तक आप अपने अंदर जोश नहीं लाओगे, ऊर्जा नहीं लाओगे तो जॉब नहीं होने वाला है। और ऊर्जा लाने के लिए आप लगातार प्रयासरत रहिए, और आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए कि हमें वर्दी पहननी है तो पहननी है, हमें रेलवे में जॉब लेना है तो लेना है, यह भूख होनी चाहिए आपके अंदर। तो सातवां क्या बोले? मित्र। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मित्र। मतलब राज्य का 7वां अंक कौन सा है? मित्र। पहला कौन सा है? राजा। दूसरा कौन सा है? अमात्य। तीसरा कौन सा है? जनपद। चौथा कौन सा है? दुर्ग। पांचवा कौन सा है? कोष। छठा कौन सा है? दंड। सातवां कौन सा है? मित्र। क्या पूछ रहा है यहाँ पर? 7वां अंक कौन सा है? तो मित्र। जब पूछे छठा अंक कौन सा है? तो दंड। जब पूछे 5वां अंक कौन सा है? तो कोष। जब पूछे चौथा अंक कौन सा है? तो दुर्ग। यह आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, इस अर्थशास्त्र में किस पहलू पर? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, राजनीतिक जीवन पर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह एक ऐसा ग्रंथ है, यह एक ऐसा ग्रंथ ही नहीं, यह एक ऐसा राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया। किसमें? चाणक्य नीति है, कौटिल्य। अभी लोग बोलते हैं ना कि अमित शाह के पास चाणक्य नीति है, वही यही चाणक्य के बारे में बोलते हैं। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? प्रिंस से किसकी तुलना की जा सकती है? तो आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है, इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। यहाँ से आपसे 2-3 प्रश्न और बन सकता है, सीधा पूछ सकता है आपसे वो एग्जाम में कि मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है? तो कालिदास। कामसूत्र के लेखक कौन है? तो वात्स्यायन। और तिरुकुल्लर के रचयिता कौन है? तो तिरुवल्लुवर। कौन है? तिरुवल्लुवर। कामसूत्र वात्स्यायन, मालविका अग्निमित्रम, कालिदास। यह भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बिंदुसार। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस या डिमेकस नामक एक अपना राजदूत बिंदुसार के राजवाम भेजा था। यह मेगा आस्थनीज के स्थान पर आया था। कभी कभी वो ऐसे पूछ सकता है कि मेगा आस्थनीज के स्थान पर कौन सा राजदूत बिंदुसार दरबार में आया था? तो डायमेकस। डायमेकस किसका राजदूत था? तो एंटियोकस का। किसके दरबार में भेजा था? तो बिंदुसार दरबार में। किस देश का राजा था एंटियोकस? तो सीरिया का राजा। किसने कहा था यह बात? तो स्ट्रैबो ने। वो किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछेगा तो आपको छोड़ के नहीं आना है, आपको तोड़ के आना है एग्जाम से। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र में श्री चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना हुआ था? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, लकड़ी का। बिहार में पटना पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल की लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष में प्रकाश आया है, और इसका खोज करने का श्रेय जो है वो एस्पूनर महोदय को जाता है। किसे जाता है? तो एस्पूनर महोदय को जाता है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हरार से राज प्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह भी आप यहाँ से याद रखें, बहुत बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, किस प्राचीन नगर का अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्रा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। पाटलिपुत्रा की अभी तो हम लोग देखे थे, पाटलिपुत्रा की कहाँ से? तो कुम्हरार से। नेक्स्ट, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था कहाँ? तो पाटली। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बुलंदी बाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था। यहाँ से उत्खनन में लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और इन्हें खोजने का श्रेय किसे जाता है? अभी तो बतलाया था आपको, एस्पूनर को दिया जाता है। यह भी आप यहाँ से याद रखें। तो मौर्य वंश से संबंधित यह कुल 15 प्रश्नों का एक श्रृंखला था, जो आपको बहुत ही लाभदायक होगा। और अभी लगभग मौर्य वंश से 80-85 प्रश्न और आपके पास आएंगे। और यदि आप इस पूरे सेट को, मौर्य वंश के सेट को यदि आप पूरा कर लेते हैं तो आप विश्वास है कि किसी भी एग्जाम में मौर्य वंश से आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। यह आपसे वादा रहा। धन्यवाद।